आज की क्लास शुरू करने से पहले प्रीवियस क्लास में कोई डाउट है क्या? Do anyone have any doubt in previous classes? लास्ट में जो कल हमने क्लास नो सर। ओके, ठीक है। तो योग अनुशासनम अगर हम कहते हैं तो उसका अर्थ समझ में आएगा ना। और योग चित्तवृत्ति निरोध कह रहे हैं तो चित्तवृत्ति निरोध का क्या अर्थ है ना? चित्तवृत्ति निरोध का अर्थ है क्या अर्थ नहीं है ये समझ में आया? चित्तवृत्ति निरोध का क्या अर्थ नहीं है? मतलब जो योग है वो मतलब सिर्फ चित्त की वृत्तियों का ही निरोध करता है। यस, ठीक है। और क्या नहीं है जब हम कहते हैं तो नहीं है में वो सर्व चित्त वृत्ति निरोध नहीं कह रहा है ना। इस चीज का भी वहां पे ध्यान रखना है, ठीक है जी जी। क्योंकि जब हम सर्व चित्त वृत्ति निरोध कह देंगे है ना, तो निरुद्ध अवस्था जब हम कह देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से असंप्रज्ञात समाधि है ना। तो फिर संप्रज्ञात समाधि की अवस्था तो छूट ही जाएगी। तो इसलिए वहां पे केवल चित्त वृत्ति निरोध का है, सर्व चित्त वृत्ति निरोध नहीं कहा है ना। अच्छा, तो यहां तक हमने देख लिया था, ठीक है। और इसी में हमने देखा था कि चित्त की 5 भूमियां जी, मूड, एकाग्र, जी उसका बताया। चित्त की 5 भूमियों के बारे में थोड़ा सा कोई बताएगा? बता दो, कल तो बताया था इतना सारा, उसी चीज को आज आपसे सुनना चाह रहे हैं। आपने जो बताया था क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 होती हैं और पांचों पे सात्विक, सत्वतम, सत्वतम और रजत, इन तीनों का अलग अलग जब प्रभाव पड़ता है उसके अकॉर्डिंग ये उनका मतलब इस प्रभाव के हिसाब से वो, तो वही प्रभाव बताने की कौन सी जो भूमि है उसमें कौन सा जो गुण है वो प्रभावित रहता है, या फिर मुख्य रूप से तो में तमोगुण प्रधान रहता है सबसे ज्यादा, तब सॉरी रजोगुण। ठीक है, आगे बोलो। अच्छा, नोटबुक लेके बैठ रहे हो कि नहीं क्लास में? मैं सर अभी तो जो याद है वो बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं कर रहा था, कुछ सुन रहा था। तो नोटबुक लेके बैठो थोड़ा सा, ये जो टाइम है ना, जो क्लास का टाइम है, एटलीस्ट उस टाइम को क्लास की तरह से करो आराम से। मैं उसी में ही करता हूँ, बस थोड़ा सा वो कर रहा था, एक छोटा सा काम, बस हो गया सर, अब बैठ गया हूँ। तो और कोई बता दो, एक ही जने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और भी बता सकते हैं, और भी लोग हैं। सुषमा मैम? यस सर। सर मैं सिर्फ सुन पा रही हूँ, अभी मैं किचन में थोड़ा सा काम कर रही हूँ। सॉरी सर। सर मुझे प्रॉब्लम होती है शाम के टाइम थोड़ा। कोई और है? ठीक है, चलो थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। इसमें हमने बात करी थी 5 भूमियों की, रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो ये जो चीज है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम जो है चित्त की भूमि के बारे में बात करते हैं तो ये क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है कि कौन सी भूमि में कौन सा गुण है ना, कौन सा गुण जो है वो मेन है, कौन सा गौण है ना, कौन सा मुख्य गुण है, कौन सा गौण रूप में उपस्थित है, इस तरीके से उसमें आता है, ठीक है।
तो जब हम कहते हैं सबसे पहली भूमि है क्षिप्त भूमि, है ना, ये तो क्लियर है ना कौन कौन सी भूमि है, ये भी बता दो एक बार। चलो ठीक है, नहीं बना। ओके, पहला जो है वो है आपकी क्षिप्त भूमि, ठीक है। क्षिप्त भूमि की जब हम बात करते हैं तो उसमें होता है तमोगुण प्रधान, ठीक है, नोट डाउन भी कर सकते हो आप लोग। तमोगुण प्रधान रहता है और बाकी के जो दो गुण हैं यानी कि सत्वगुण और रजस गुण, ये क्या होते हैं गौण रूप से उपस्थित होते हैं, है ना। सेकंड जो है वो है आपका मूड, है ना, मूड अवस्था जो है, मूड भूमि कह सकते हो। तो उसमें क्या है आपका रजोगुण जो है वो एक्टिव रहता है, सॉरी थोड़ा सा वो हो गया, जो क्षिप्त है उसमें रजोगुण रहेगा और जो आपका मूड है उसमें तमोगुण, ठीक है। क्योंकि ये जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं सीक्वेंस में, तो क्षिप्त भूमि में जब हम बात करते हैं तो उसमें रजस वाला जो गुण है ना, मतलब कि रजस की हमने थोड़ी सी बात करी थी कल कि रजस वाले में हम क्या चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, है ना, या फिर विषय भोग चाहते हैं। तो ये सबसे मतलब कि एकदम लोएस्ट वाली कैटेगरी बताई गई है व्यास भाष्य के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी किसी टेक्स्ट में जब आप देखोगे तो वहां पे जो है आपका जो मूड है उसको पहले बताते हैं, लेकिन मेन अगर हम देखेंगे व्यास भाष्य के अकॉर्डिंग तो वो जो है आपका क्षिप्त को पहले बताया है, ठीक है। क्षिप्त में क्या है रजोगुण प्रधान है और जो सतोगुण है और जो तमोगुण है वो क्या है गौण रूप से उपस्थित है, ठीक है। सेकंड जो है वो है आपका मूड, है ना, तो मूड में क्या है तमोगुण जो है वो प्रधान रूप से है और बाकी के जो दो हैं यानी कि रजोगुण और सतोगुण ये क्या है आपके गौण रूप से उपस्थित है, ठीक है। तीसरा ये कहते हैं विक्षिप्त, विक्षिप्त में क्या है सत्वगुण प्रधान है लेकिन जो बाकी के दो हैं वो गौण रूप से उपस्थित है ना, ठीक है। विक्षिप्त यहाँ पे विक्षिप्त का सामान्य अर्थ क्या होता है, हाँ हाँ सर, जैसे विकलांग वगैरह इनको बोलते हैं ना शायद विक्षिप्त, और कोई बताएगा। सर शायद वो माइंड से जो डिस्टर्ब रहते हैं यस, जो एक तरीके से कह लीजिए थोड़े मेंटल टाइप के होते हैं, है ना, उनको हम जो है विक्षिप्त के उसमें रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विक्षिप्त को थोड़ा सा वो बता रहे हैं कि ये तो सतोगुण ही होता है भाई। तो ये किस टर्म में बता रहे हैं, हम जो है जनरल टर्म में कहते हैं, यहाँ पे योग के टर्म, योग के अर्थ में ये जो अवस्था है वो पागलों की ही अवस्था है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो एकाग्र नहीं है ना, हम किसी भी चीज जो भी विषय आ रहा है उसमें चल दे रहे हैं। हालांकि इसमें सात्विक विषय आ रहे हैं लेकिन बाकी के जो दो विषय हैं वो भी गौण रूप से उपस्थित हैं, ठीक है। इसलिए हमारा जो मन है वो इधर उधर जो है चंचल रहेगा ही, ठीक है। हालांकि कम चंचल रहेगा इन कंपेयर टू शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट की जब हमने बात करी थी, है ना, रजोगुण उसमें था, मतलब रजोगुण है मतलब उसमें क्या है चंचलता है, ठीक है। तो उसके कंपेयर में तो कम रहेगा क्योंकि ये विक्षिप्त है, विशेष रूप से क्षिप्त है, तो उसके कंपेयर में जो है कम उसमें जो चंचलता है वो रहेगी, ठीक है, लेकिन चंचलता तो रहेगी। तो योग को योग के वे में देखें तो पागल लोग ही है ना, जो चंचल है चाहे कितने भी है ना। इस तरीके से यहाँ पे विक्षिप्त को आप समझ सकते हो, ठीक है। फोर्थ जो आता है वो आता है आपका एकाग्र अवस्था, ठीक है। एकाग्र अवस्था में हम क्या कहते हैं सतोगुण जो है वो प्रधान है लेकिन बाकी के जो हैं दो मतलब कि तमोगुण और रजोगुण वो क्या है वृत्ति मात्रा है, मतलब कि बहुत ही छोटी मात्रा में वहां पे उपस्थित है, ठीक है। ये कौन सी अवस्था है, एक तरीके से आप कह सकते हो संप्रज्ञात समाधि वाली अवस्था है, ठीक है, जहां पे आपका मतलब चीजें तो हो गई एक तरीके से सभी समाधि आप समझ सकते हो, ठीक है, कि वहां पे जो चित्त वृत्तियां हैं वो एक तरीके से निरोध तो हो गई है लेकिन हमारे जो संस्कार में जो बीज है ना वो बचे हुए हैं,
यहाँ पे चित्त वृत्ति का निरोध हो गया, लेकिन जो संस्कार है जो कि बंधन में बांधने ही वाला है ना, वो चीज अभी भी बची हुई है। ठीक है, संप्रज्ञात समाधि की यही अवस्था होती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये है आपकी एकाग्र अवस्था। फिर लास्ट में आता है निरुद्ध अवस्था, मतलब कि जो जो तीन गुण हैं उनको क्या हो गया, वहां पे निरुद्ध हो गए हैं, है ना। उनके जो बाह्य गुण है उनका जो परिणाम है वो एक तरीके से अवरुद्ध हो गया है। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था है आपकी, असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, सबके गुण क्लियर हुए क्या? जी सर। हाँ सर। चल अगले सूत्र पे चलते हैं। थर्ड सूत्र, थर्ड सूत्र कहता है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा मतलब क्या, जो ऊपर डिस्कस हुआ, ऊपर क्या डिस्कस हुई, कौन सी अवस्था डिस्कस हुई, तो चित्तवृत्ति निरोध की अवस्था, है ना। तो जब चित्तवृत्ति निरोध की अवस्था होती है तब क्या होता है, द्रष्टु मतलब कि दृष्टा। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो पुरुष। ठीक है, तो जो दृष्टा है वो क्या होता है, स्वरूपे अवस्थानम, अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसमें अवस्थित हो जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये क्या हो गया, अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया, मतलब कि एक तरीके से कैवल्य अवस्था। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके से कैवल्य की अवस्था यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब हमारा जो चित्त वृत्ति का जो है निरोध हो जाता है तो दृष्टा क्या है, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। ठीक है, या फिर कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसी चीज को यहाँ कह रहे हैं, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो उस समय जो दृष्टा है वो क्या होता है, अपने स्वरूप में अवस्थित मतलब कि स्थिर हो जाता है। ठीक है, और ये जो अवस्था है वो आपकी कैवल्य अवस्था है। ठीक है, कैवल्य को लास्ट में डिफाइन करेंगे ही। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है योग सूत्र का 4/34, मतलब कि लास्ट में जो है जब हम कैवल्य पाठ पढ़ेंगे उसका अंतिम जो सूत्र होगा उसमें कैवल्य को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है, कि क्या होता है कैवल्य। ये समझ में आया, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब क्या होता है, तब कौन सी स्थिति आती है। तब क्या होता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, है ना। दृष्टा जो है वो अपने स्वरूप में, उसका स्वरूप क्या है भाई, सच्चित आनंद स्वरूप, है ना। तो वो जो है अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। कौन, दृष्टा। सॉरी, ये ओपन करके नहीं रखा मैंने। देखो व्यास भाषण में कह रहे हैं स्वरूप प्रतिष्ठा तदानी चिति शक्ति यथा कैवल्य। वो जो असंप्रज्ञात योग की अवस्था है, मतलब कि चित्त वृत्ति निरोध की अवस्था है ना, उसमें क्या होता है, पुरुष जो है वो अपने स्वरूप में प्रविष्ट प्रतिष्ठित हो जाता है। ठीक है, अवस्थित हो जाता है, ये जो है क्या है, कैवल्य की अवस्था है। ठीक है, एक तरीके से जो योग है उसका मेन जो फल है वो यही है। ठीक है,
आगे क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये वाला क्लियर है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। नहीं बोल रहे हैं, मतलब क्लियर है। हाँ जी सर, क्लियर है। मतलब दृष्टा जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तदा दृष्टु कब स्वरूपे अवस्थित हो अवस्थानम। जाता है? क्योंकि उसकी कब हो वृत्तियां जाता जो है, मतलब चित्त स्थिर हो गया। चित्त की जो वृत्तियां हैं, है ना, जो जो उसमें वृत्तियां विषय हैं होता है, वो समाप्त हो गई। ठीक है। जी। एक्चुअल में मतलब एक तरीके से जब हम कहें कि जो संप्रज्ञात कल वाली जो अवस्था है, उसमें भी मतलब उसको नॉलेज तो हो ही जाता है ना। जैसे उसने देख तो लिया ही है कि हाँ भाई ये चीज है वास्तविकता, लेकिन चित्तवृत्ति का निरोध वहां भी हो चुका है। लेकिन वहां पे क्या है, संस्कार रूप में, जो बीज रूप में आपके जो है ना, वो बचे हुए हैं। कौन बचे हुए हैं? आपके संस्कार, है ना। संस्कार वाली जो वृत्तियां हैं वो आपकी बची हुई है। जो चित्त की वृत्ति है वो समाप्त हो गई है, ठीक है। तो वो भी कह रहे हैं कि जो संप्रज्ञात समाधि जो अवस्था है, उसमें जीवात्मा अपने स्वरूप को जान लेता है, उस टाइम भी जान लेता है। लेकिन क्या होता है, असंप्रज्ञात समाधि में संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा उसमें और ज्यादा स्पष्टता आ जाती है, ठीक है। उसमें ये जो हमने बात करी, है ना, जो त्रिगुणों के बारे में, है ना, या फिर हमारे जो इंद्रिय भोग के बारे में, है ना, इंद्रिय विषय को भोग करना है, ये सारी जो अवस्था है, उन सारी चीजों से क्या हो जाता है, मतलब इन सब से मैं अलग हूँ, है ना, इस तरीके का जो भाव है वो आपका डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये जो स्वरूप प्रतिष्ठा वाली जो अवस्था है, वो चित्त की कैसी अवस्था है? कैवल्य वाली अवस्था है, इस तरीके से यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। कैवल्य में भी यही होता है, केवल एक बचता है ना। तो उसी चीज को यहाँ पे डिटेल में बता, ठीक है। अगला जो है वो है आपका 4th नंबर, कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इसके पहले ऊपर का देखो क्या कह रहा है। चित्त की व्युत्थान अवस्था में जीवात्मा अपरिवर्तनशील होता हुआ भी स्वयं को वैसा अनुभव नहीं करता। तो किस रूप में होता है? बुद्धि द्वारा दिखाए गए विषयों का प्रति संवेदी, मतलब कि उसका अनुभव करता हो जाता है, ठीक है। जब व्युत्थान अवस्था वाली जो स्थिति है उसमें, ठीक है। व्युत्थान अवस्था मतलब एक तरीके से समझ लो हम जो है विषय भोग में लगे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर हमें एक तरीके से जो चित्त वृत्ति निरोध वाली अगर अवस्था नहीं आई, है ना, अगर हमने योग को नहीं साधा, है ना, समाधि नहीं प्राप्त की, तब क्या होगा? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, तब जो है वो जो पुरुष है ना, वो क्या होगा? बुद्धि के समान ही प्रतीत होगा, ठीक है। मतलब कि वो जो है अपने आप को वृत्तियों के सारूप्य मान लेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं व्यास भाष्य में, व्युत्थान की स्थिति में जिस प्रकार की चित्त वृत्तियां होती हैं, पुरुष भी उसी प्रकार का प्रतीत होता है। मतलब जिस तरीके का आपका जो चित्त की जो वृत्तियां हैं जिस तरीके की चल रही है ना, क्योंकि चित्त वृत्ति का निरोध तो हुआ नहीं है यहाँ पे, है ना। ये सेकंड स्टेप वो बता रहे हैं। अगर हम जो है योग साधना नहीं कर रहे हैं, है ना, अगर हमने समाधि नहीं प्राप्त की है, तो हम कौन सी अवस्था में? व्युत्थान अवस्था में, है ना। तो व्युत्थान की अवस्था में क्या होता है, जिस तरीके से चित्त की वृत्तियां होती हैं, पुरुष भी उसी प्रकार का प्रतीत होता है, ठीक है। ओके। और क्या कह रहे हैं? पुरुष
और बुद्धि दोनों का दर्शन एक ही रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, पुरुष और बुद्धि है ना, या पुरुष और प्रकृति भी कह सकते हो, पुरुष और सत्व भी कह सकते हैं। ठीक, तो वो जो दोनों हैं वो कैसे लगते हैं, दोनों सेम सेम लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमको एक्चुअल में अगर ज्ञान हो गया होता तो वो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आता है ना, जो हमने ऊपर बात करी है ना। तो उसी चीज को कह रहे हैं, अगर वो अवस्था की डिफरेंशिएट करने वाली जो अवस्था है वो अगर नहीं आती है तब क्या होता है, तो हमें दोनों चीजें वो कैसी लगती हैं, जुड़ी हुई लगती हैं। ठीक है, दोनों एक सी प्रतीत होती हैं। ठीक है, चित्त एस कांतमणि, मतलब कि चुंबक यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, चुंबक जो चित्त है वो क्या है, चुंबक की तरीके से है। ठीक है, वो क्या करता है, जैसे अगर तुम जो है कह लो, अगर तुम सही तरीके से नहीं जा रहे हो, मान लो लोहा है ना, तो उसको चुंबक का जो स्वाभाविक गुण है वो क्या है, लोहे को खींचेगा। जब तक तुम जो है उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के दूर नहीं करोगे तो चुंबक का स्वाभाविक गुण क्या है, वो तो भैया खींचेगा ही, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि जो चित्त है वो क्या है, चुंबक के तरीके से है। ठीक है, और ये जो है एक तरीके से आपको क्या है, बांधने का काम, ये सारा चीज, मतलब वो जो है अपनी ओर खींचेगा ही पुरुष। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक तरीके से उसको छुड़ाना है। ठीक है, यहाँ पे उसी चीज को बता रहे हैं, अगर जो है हम योग को फॉलो नहीं करते हैं, है ना, अगर हमारी चित्त वृत्ति निरोध वाली अगर अवस्था नहीं है तो जो पुरुष है वो स्वयं को वृत्ति के सारूप्य, मतलब वृत्ति जैसा ही मान लेगा इधर। ठीक है, या फिर उसी तरह से हो जाता है। ठीक है, देखो वृत्ति को यहाँ पे डिफाइन किया, वृत्ति होती क्या है, वृत्ति का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ना कि वृत्ति क्या है, तो यहाँ पे एकदम स्पेसिफिक पूरा बता दिया है कि चित्त और इंद्रियों के माध्यम से जिन विषयों का ज्ञान जीवात्मा प्राप्त करता है वही जो ज्ञान है उसको हम क्या कहते हैं, वृत्ति कहते हैं। ठीक, इस पॉइंट को आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि वृत्ति जब डिफाइन करनी है तब आप बता सकते हैं। ठीक है, चित्त और इंद्रियों के माध्यम से जो भी विषय जो है वो जीवात्मा के संज्ञान में आते हैं वो सारी क्या है, वो वृत्तियां हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, अब वहां तक उन्होंने बता दिया ना कि अगर जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्होंने कहा अर्थ योग अनुशासनम, कि अब जो है हम जो है योग अनुशासन जो शास्त्र है उसके बारे में उसको अधिकृत करेंगे या फिर उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, सेकंड में ये कहते हैं कि योग क्या है या फिर योग के लक्षण क्या है ना, या फिर योग की परिभाषा क्या है, तो क्या है, योग चित्त वृत्ति निरोध इसकी परिभाषा है। थर्ड में कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, मतलब कि उसकी अगर हम जो है एक तरीके से फल बता रहे हैं योग का, कि योग अगर किया तो फिर क्या होगा, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, एक तरीके से कैवल्य की जो अवस्था है ना, वो प्राप्त होगी, है ना, जो स्वरूप प्रतिष्ठा की जो अवस्था है वो अवस्था आपको प्राप्त होगी। अगर वैसा नहीं हुआ तब क्या होगा, मतलब अगर हमने योग फॉलो नहीं किया और जो हम अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं कर पाए तो पुरुष जो है वो अपने आप को वृत्तियों के समान ही समझने लगेगा कि मैं क्या हूँ, ये जो संसार जो भोग रहा है ना, वो ही मैं हूँ, है ना। तो जनरली हम समझते क्या है, ये जो शरीर है वो मैं हूँ, है ना, तो ये खा रहे हैं, है ना, चित्त की वृत्तियां इधर लेके जा रही हैं, है ना, हमारा मन इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, तो उसी के समान खुद को समझने लगता है कि यही जो है मेरा भी काम है ना,
तो उस तरीके से समझने लगता है, यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक इनने चित्त की बात कर दी, वृत्तियों की बात कर दी है ना, निरोध की बात कर दी, लेकिन अब वृत्तियां क्या होती हैं? वृत्तियां क्या है? तो कहते हैं वृत्तियां पंचतैय क्लिष्ट अक्लिष्टा। सिंपल है, वृत्तियां पंचतैय क्लिष्ट अक्लिष्टा। वृत्तियां जो हैं वो पंचतैया मतलब कि 5 तरह की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ठीक है, क्लिष्ट अक्लिष्टा। ओके, वृत्तिया पंचतैया क्लिष्ट अक्लिष्टा। मतलब कि क्लिष्ट मतलब कि जो क्लेश को उत्पन्न करे। ठीक है, क्लेश उत्पन्न करने वाली क्या होती है? क्लिष्ट होती हैं, जो आपको बंधनों में बांधे, है ना, जो जीव को बंधनों में बांध दे, वो क्या होती है? क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। और जो क्लेशों का नाश करे या फिर हमें अपवर्ग दिलाए, तो वो क्या है? अक्लिष्ट वृत्ति हो गई। क्लिष्ट और अक्लिष्ट समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, मतलब कि अगर जनरल टर्म्स में देखें तो कहना चाह रहे हैं कि ये जो वृत्तियां हैं वो 5 तरीके की होती हैं, जो क्लिष्ट मतलब कि दुख उत्पन्न करने वाली, और अक्लिष्ट मतलब कि दुखों का नाश करने वाली। ठीक है, दोनों तरीके की वृत्तियां 5 ही हैं, लेकिन 2 तरीके से काम करती हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, वही जो है वो आपको बंधनों में भी बांध सकती है, दुख भी उत्पन्न करने का कारण बन सकती है, और वही जो है आपका दुखों का नाश करने का मतलब कि अपवर्ग दिलाने का, है ना, इस संसार से मुक्त होने का भी काम करा सकती है। इस तरीके से इसमें कह रहे हैं। ठीक है, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्टा। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहे हैं ये जो पांचों जो वृत्तियां हैं वो क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट हैं, दोनों भेद से होती हैं। ठीक है, अब वृत्तियां कौन कौन सी होती है ये बता दो, अगर पता हो पहले से। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, है ना। ठीक है, तो ये जो है इसको 2 तरीके से डिवाइड कर दिया इनने। पाप और पुण्य की दृष्टि से वृत्तियों को 2 भाग में बांटा जा सकता है। ठीक है, जो वृत्तियां हैं वो व्यक्ति को ज्ञान, धर्म, वैराग्य, मोक्ष की ओर ले जाने का कारण बन सकती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? अक्लिष्ट वृत्तियां। ठीक है, जो हमें ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष इन सब की ओर प्रवृत्त करे, तो वो क्या है? अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, मतलब कि वो हमें क्लेश से दूर कर रही हैं, दुखों से दूर करने वाली हैं, बंधन से मुक्त करने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर जो वृत्तियां हमें इसके विपरीत अज्ञान, है ना, बंधन, अधर्म, है ना, इन सब में ले जाए, तो वो क्या है? क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। ठीक है, वो हमें बांधने वाली, दुख देने वाली होती हैं। देखो उदाहरण से यहाँ पे समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सत्पुरुषों के संग से, उनके उपदेश से, मोक्ष शास्त्रों के अध्यापन से, निष्काम कर्मों से अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, वे व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग में ले जाने का कारण बनती है। ठीक, मतलब कि अगर अक्लिष्ट वृत्तियां है, अगर जो आपका प्रमाण है ना, वो आपको एक तरीके से, जैसे अगर आगम प्रमाण आता है, ठीक है, आगम प्रमाण एक उदाहरण पे लेते हैं, मतलब कि श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन। ठीक है, अध्ययन, अध्यापन। ठीक है, कोई भी अगर हम शास्त्र को पढ़ रहे हैं या फिर किसी जो पर्सन है
श्रेष्ठ पर्सन उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या है आपका मोक्ष में ले जाने का कारण बन सकती हैं। तो वही जो वृत्तियां हैं वो आपको अक्लिष्ट भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम जो है सत्संग की जगह कुसंग में पड़ जाएं, है ना, गलत दिशा में चल दें, है ना, गलत ग्रंथों को पढ़ें, है ना, अविद्या से युक्त जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन अध्यापन करने लगे, तो वो क्या है क्लिष्ट हो जाएंगी, वही जो है आपको बंधन में बांधेंगी। क्लियर हुआ? हाँ सर। 5वां नंबर वित्तेय पंचतय्य क्लिष्ट अक्लिष्ट। यहाँ पे जो समझने वाली चीज थी वो थी क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ठीक है, वित्तेय पंचतय्य क्लिष्ट अक्लिष्ट। अब पंचतय्य है यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है उसको आगे आगे समझेंगे। पंचतय्य कौन कौन से पांच? ठीक है, कहते हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतय, ये जो है पांच क्या है? क्या है भाई? वृत्तियां हैं। ठीक है, ऊपर हमने कहा ना वित्तेय पंचतय्य क्लिष्ट अक्लिष्ट, वृत्तियां पांच होती हैं जो कि क्लिष्ट अक्लिष्ट होती हैं, है ना। तो वो जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वो पांच कौन कौन सी हैं? तो कहते हैं पहला क्या है? प्रमाण। दूसरा क्या है? विपर्यय। अगला विकल्प। बहुत बढ़िया। चौथा निद्रा और पांचवा स्मृति। ठीक है, ये जो पांचों वृत्तियां हैं वो दोनों तरीके से काम करती हैं। जैसे प्रमाण का अभी अभी हमने उदाहरण लिया था, प्रमाण में तीन आते हैं, है ना, उनको हम लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट में ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो पांच जो वृत्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? प्रमाण, विकल्प, निद्रा। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है ना, बस आपको नाम याद करने हैं सीक्वेंसली। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये क्या है? पांच वृत्तियां। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चलो इसको देख देते हैं। ठीक है, ये जो पांच वृत्तियों के यहाँ पे नाम और लक्षण है ना, इनको सही तरीके से जब जान ले कोई साधक तो इनको रोकने में समर्थ हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है भाई, कहते हैं योग अभ्यास काल में जब व्यक्ति असावधानी से इनमें से किसी एक वृत्ति को उठा लेता है तो शीघ्र ही यह ज्ञान हो जाता है कि मैंने अब इस वृत्ति को उठा लिया है। वृत्ति के स्वरूप का ज्ञान होने से वह उस वृत्ति के कारण गणावेशना करते हैं। ठीक है, उससे उन्हें क्या ज्ञात हो जाता है कि भैया ये जो वृत्ति है, मतलब ये जो चीज पर्टिकुलर चीज है उसका जो है ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, उसकी वजह से मतलब इसका जो मेन जो कारण है, कोई भी चीज जैसे कोई भी वृत्ति जो है वो उभर के जब आती है कहते हैं अच्छा हाँ ये चीज बैरियर बन रही है, तो फिर ये चीज जो है ये इसको मैं इस जो थॉट आ रहा है उसको इस तरीके से रोटेट कर दूं, है ना, या फिर अगर प्रमाण वृत्ति मान लो जाए, है ना, या फिर विपर्यय वृत्ति है। ठीक है, विपर्यय क्या होता है? पढ़ा है ना, पहले योग शास्त्र पढ़ा है कि नहीं? विपर्यय शायद मिथ्या ज्ञान होता है क्या सर? यस, ठीक है, तो वो जो मिथ्या ज्ञान है वो अगर आपका उठाने वाला है ना, अगर वो जो है आपको किसी अच्छे काम की ओर प्रवृत्त कर रहा है तो वही क्या करेगा? बंधन से मुक्त करेगा। लेकिन अगर जो मिथ्या ज्ञान है वो आपका गलत चीजों के प्रति है तो फिर वो क्या करेगा? आपको बंधन में बांध देगा। ठीक है,
भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो उसको समझ आ जाता है कि हाँ भाई विपर्य वृत्ति मेरे में उठी हुई है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, अगर गलत चीज में उठी तो उसको सही दिशा में लेके जाना है, ठीक है। आगे बता रहे हैं प्रमाण के बारे में, क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि, ठीक है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब क्या, जिसको सर जिसको सामने देखते हैं, प्रत्यक्ष देखा है जिसको। बहुत बढ़िया। जो भी चीज हमारी इंद्रियों के जो है संपर्क में सीधे तरीके से आती है ना, वो क्या है, उसी को हम प्रत्यक्ष कहते हैं, है ना। जैसे व्यास भाष्य में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है, इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्त का बाह्य वस्तु से संपर्क होने से वो जो विषय वाली प्रधानता से सामान्य विशेषात्मक पदार्थ के विशेष धर्म का निश्चय करने वाली प्रत्यक्ष प्रमाण है। पढ़ने में समझने में थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन जनरली अगर हम देखें तो जो हमारे इंद्रियों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, है ना, ऐसे पढ़ने जाओगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। जनरली समझो कि जो हमारी इंद्रियों के डायरेक्ट संपर्क में आ रहे हैं, जिसको हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं, डायरेक्ट स्पर्श पा रहे हैं, है ना, जिसको हम टच या फील कर पा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैं कब किसी चीज को, प्रमाण मतलब समझते हैं ना, प्रमाण मतलब सर्टिफाइड करना, है ना। तो किसी भी चीज को कब हम सर्टिफाइड मानेंगे, कब जो है उसको प्रूवन मानेंगे, तो कब मानेंगे, तो एक तो तरीका है कि हम जो है उसका क्या करें, प्रत्यक्ष दर्शन करें, है ना, सामने सामने देख लें भाई, तब तो मानोगे ना कि हाँ मैंने सामने देखा है कि गधे के दो सींग होते हैं, तब तो मानोगे, मानोगे कि नहीं मानोगे, जी बिल्कुल। अच्छा, तो गधे के दो सींग होते हैं कि नहीं होते हैं, देखा है कि नहीं आपने, किसके? गधे के, गधे के नहीं होते सर, नहीं होते। ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था, हाँ प्रत्यक्ष में हम कह सकते हैं जैसे कि अगर हम किसी चीज को डायरेक्ट देख रहे हैं कि हाँ भाई ताजमहल है, अगर हम सामने ही जाके देख रहे हैं, है ना, कोई अगर ऐसे मुंह मुंह में बोलता है तो हम कहते हैं हमें क्या पता। जैसे अभी हम जो है कहते हैं कोई भी, जैसे साइंस में जब हम किसी चीज को प्रूव करते हैं तो हम क्या कहते हैं, जब तक मैंने नहीं देखा है तब तक मैं उसको नहीं मानूंगा, है ना, यही कहते हैं ना साइंस। तो उसी चीज को यहाँ पे कहते हैं कि हम किसी चीज को तीन तरीके से प्रमाणित कर सकते हैं, तीन तरीके से सर्टिफाइड कर सकते हैं। पहला तरीका है प्रत्यक्ष दर्शन से, सामने सामने देख लें, है ना। अब तुमने ताजमहल सामने से देख लिया तो उसमें कोई डाउट ही नहीं रह गया, प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए ना, तो वो एक तरीके से प्रमाणित हुआ। दूसरा तरीका क्या है भाई, तो दूसरा तरीका कहते हैं अनुमान, कि अनुमान के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, चीजों को प्रमाणित कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल आता है अनुमान के लिए, मैंने जब सूत्र वाला जब हम पाठ करते थे तब भी बताया ही था, ठीक है। जैसे हम जो है रात में सोए हुए हैं, ठीक है, उठते हैं देखते हैं कि फर्श जो है वो क्या है, गीला है, ठीक है, तो हम क्या अनुमान लगाते हैं, हो सकता है सुबह बारिश हुई हो, ठीक है। ये हमने क्या किया, इन्फेरेंस लगाया है, एक गैस किया है यहाँ पे, है ना, एक अनुमान लगाया है। तो यहाँ पे चांसेस क्या है उसके प्रमाणित होने के, 50-50, हो सकता है सुबह बारिश हुई हो,
मतलब रात में बारिश हो गई हो, हम गहरी नींद में सोए हुए हों, या हो सकता है कि घर में किसी ने, अगर क्योंकि आप आंगन को ही देख रहे हो ना, अभी पूरा तो देखा नहीं आपने, तो फिर ये भी हो सकता है कि घर में किसी ने पानी उड़ेल दिया, है ना, आंगन में किसी ने पानी उड़ेल दिया, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे अनुमान में क्या है, 50-50 चांस रहता है कि वो चीज जो है वो सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अनुमान प्रमाण, ठीक है, इसको भी प्रमाणित माना जाएगा, ठीक है, मतलब इस तरीके से भी प्रमाण दिया जाता है, ठीक है। देखो इसके उदाहरण में देख लो, जैसे कि कोई वस्तु एक प्रदेश में हो, वही कालांतर में भिन्न देश में भी दिखाई दे, तो यह ज्ञात होता है कि वह जो वस्तु वस्तु है वो क्या है, गतिमान है, ठीक है। इसको समझने जाओगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको। अनुमान प्रमाण में हम देखते हैं वो क्या करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि इसमें आता है कि हम जो है किसी कोई दूर देश में है ना, तो वहां पे हम धुआं उठता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। तो धुआं उठता हुआ देख रहे हैं, तो वहां पे हम अगर दूर से देख रहे हैं तो एक और अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे हो सकता है आग लग गई हो, ठीक है, या फिर किसी की जान माल की हानि हो गई हो, है ना, अच्छा खासा आग लग गया हो, इस तरीके से हम जो है अनुमान लगा सकते हैं। और एक चांस वहां पे ये भी हो सकता है कि कोई जो है ऐसे तापने के लिए आग लगाया हो, है ना, या फिर वहां पे हो सकता है कि जो कोहरा है वो जो है हमें धुएं की तरीके से दिख रहा हो, है ना, क्योंकि हम जो है धुएं के बेस पे या फिर जो हमें थोड़ा सा ब्लर जो चीज दिख रही है उसके बेस पे हम जो है वहां पे क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, गेस कर रहे हैं कि वहां पे जो है आपका हो सकता है वहां आग लगी, लेकिन वहां पे चांस क्या है, हो सकता है किसी का ऐसे अलाव तापने का मन हो तो या थोड़ा आग लगा देता हूँ, लेकिन आपने वहां पे क्या लगा कि वहां पे कुछ ज्यादा ही बड़ी ट्रेजेडी हो, इस तरीके से भी हो सकता है ना? तो अनुमान को भी प्रमाण के अंदर माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 50% चांस होते हैं कि वैसा भी होगा, हो सकता है ना। ओके, अगला जो है, अगली जो वृत्ति है वो है आपकी, सॉरी, अगला जो प्रमाण है वो है आपका आगम प्रमाण, ठीक है। आगम प्रमाण मतलब क्या, अभी अभी मैंने बताया, आगम मतलब कि जो एक तरीके से कह लीजिए जो श्रेष्ठ शास्त्र हैं, है ना, शास्त्रों का जो अध्ययन है, या फिर जो श्रेष्ठ जन है उनकी जो वाणी है, ठीक है, उनके जो शब्द हैं उनको भी हम प्रमाण में मानते हैं, ठीक है। जो श्रुति ग्रंथ हैं उनको भी प्रमाण के अंदर माना जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके वेद हो गए, है ना, या फिर किसी जो ऋषि मुनि हो गए, उनकी जो बातें हैं उपनिषदों में जो लिखा हुआ है, मतलब कि जो आप्त ग्रंथ है ना, उन सारी चीजों में जो भी लिखा हुआ है उनको भी प्रमाण के रूप में माना जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर सिंपल वे में समझना है तो, जिन साधन के द्वारा पदार्थ के स्वरूप का ठीक ठीक परिज्ञान हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। ये जो है 3 तरीके से होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ठीक है, 3 तरीके के प्रमाण होते हैं, ठीक है।
इनके माध्यम से क्या होता है, इन्हीं के माध्यम से जो मनुष्य है वो पदार्थों का या जो भी वस्तुएं हैं उनका जो ज्ञान है वो कर पाता है। ठीक है, और उसके बिना क्या है, किसी भी चीज का ज्ञान हो पाना या फिर उसके माध्यम से किसी भी प्रयोजन की सिद्धि हो पाना संभव नहीं है, इस तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रमाण क्या है, प्रमाण मतलब कि जिसके माध्यम से, ऐसी चीजें जिनके माध्यम से हमें जो वस्तु है ना, एक ऐसा मीडियम जिसके माध्यम से जो सामने हमारे सामने जो वस्तु है उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसका सही सही ज्ञान हो जाए, तब हम उसको प्रमाण कहते हैं। ठीक है, ओके, ये तो हो गया प्रमाण। अच्छा, प्रमाण में कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ओके, एक बार पांचों वृत्तियों का नाम बता दो। सर प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति, निद्रा। निद्रा करती है। सीक्वेंस बहुत जरूरी है ना, यस सर। अभी अभी पढ़ा था है ना, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है, तो प्रमाण तो क्लियर हो गया कि भाई प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, है ना, ये तीन जो है प्रमाण है। प्रत्यक्ष क्या होता है वो भी क्लियर है, अनुमान क्या होता है वो भी क्लियर है, और आगम क्या होता है वो भी क्लियर है। आगम क्या होता है? सर आगम जिसकी मतलब संभावना लगा लेते हैं हम कि ये होने वाला है, जैसे आने वाला है अरे कुछ। और अनुमान क्या होता है? हाँ सर, ये अनुमान होता है। फिर आगम क्या होता है? नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, लिखो। आगम मतलब होता है जो हमारे मतलब मूल ग्रंथ हैं, जैसे कि उपनिषद, वेद, उपनिषद, या कोई या फिर कोई एथेंटिक पर्सन, यस, आप्त पुरुष को बोलते हैं, आप्त पुरुष। जी, यहाँ पे भी आप वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन वो श्लोक में नहीं है, पर्टिकुलर सूत्र में नहीं है, इसलिए उसको हो गया। ठीक है, तो उनकी जो वाणी होती है, उनके जो कथन होते हैं, है ना, जैसे उपनिषदों में कहा गया है क्या, अन्न ही ब्रह्म है, कहते हैं ना, या फिर एक बहुत फेमस वाला है जिसमें कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। तो ये सब क्या है, ये उपनिषदों का ज्ञान है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से आगम प्रमाण है, इसको मानना ही है, इसमें कोई बट, वाई, हाउ ये सब नहीं लगाना। ठीक है, तुम चाहो तो उसमें टेस्टिंग कर सकते हो, है ना, जैसे अगर हम रिसर्च की फील्ड में देखें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू में क्या, जो पुराने जो भी शास्त्र हैं, लिटरेचर कहने का मतलब शास्त्र है ना, मतलब रिसर्च की फील्ड में रिसर्च पेपर जो है वो है ना, तो उसका हम एक तरीके से क्या करते हैं,
उनको बेस मानते हैं कि हाँ भाई इसने क्या किया है, प्रूफ किया है, तभी वो रिटर्न फॉर्म में आया है ना। तो उस पे हम इफ बट वाई नहीं लगाते, क्योंकि वो जो है इस्टेब्लिश्ड थ्योरी है। अगर कोई थ्योरी जो है वो इस्टेब्लिश्ड है तो उसमें आप इफ बट लगाते हो क्या। जैसे कहते हैं किसी भी चीज को अगर आप ऊपर फेंक रहे हो तो वो वापस नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा भाई, गुरुत्वाकर्षण के बल से, है ना। अब गुरुत्वाकर्षण तो उनने बता दिया कि ये गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी दे दी ना उनने, तो उस चीज में आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो क्या। एस्टेब्लिश जो थ्योरी है उसके बेस पे, उस पे आप कोई क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्या, नहीं लगाते। और लगाओगे भी तो एट द एंड वही चीज निकल जाएगी, ठीक है। अगर सही सही आप उस डायरेक्शन में चल रहे हो, सही सही रिसर्च कर रहे हो, तो क्या होगा, वो चीज सेम ही प्रूव होगी, ठीक है। जैसे गणित का एग्जांपल ले लो, ठीक है। गणित में 1+1 क्या होता है, 2 ही होता है। 1+1 5 हो जाता है क्या, होता है क्या। हो जाता है 1+1 5, नहीं होता है ना, ठीक है। नहीं सर। थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया करो ताकि टाइम थोड़ा बचे हमारा, ठीक है। तो 1+1 5, क्योंकि अब हमें पता है कि 1+1 2 ही होगा, वो क्या है, फैक्ट है, उसमें कोई इफ बट लग नहीं सकते, ठीक है। तो उसी तरीके से जो आगम प्रमाण है जो कि प्रूवन फैक्ट है, जो किसी ने कह दिए हैं, थ्योरी जिनकी स्टैब्लिश हो गई है ना, तो वो क्या है, प्रमाण के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। वो प्रूवन फैक्ट है, ठीक है, वही कहते हैं यहाँ पे, ओके। अच्छा टाइम हो गया, ठीक है। विपर्य कल देखते हैं, विपर्य और बाकी के जो है ना, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ओके, इनको कल देखते हैं। आज की क्लास के लिए आपका होमवर्क है, जितना भी हमने पढ़े हैं, है ना, 7 सूत्र हमने पढ़े हैं, तो इनको जैसे एक ब्रीफ में थोड़ा पढ़ के आइएगा। आप चाहे तो जो गोरखपुर वाला जो प्रकाशन है उससे भी पढ़ सकते हैं, है ना, ये अगर आपको लेंथी लगता है तो। जी जी। ये है ना, इससे भी पढ़ के आइए ताकि एटलीस्ट आपका जो बेस है वो थोड़ा बना रहे, है ना, जो प्रीवियस है, अगर कुछ भी पूछते हैं तो ये इसमें से आपको आता हो, ठीक है। देखो इसमें पूरा एकदम, इसमें भी अगर आप पढ़ते हो ना तो एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे अभी हमने बात करी ना कि जो वृत्तियां हैं वो क्या है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट है ना, इस तरीके से कहते हैं ना। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष